Hello guys, I welcome you all in this HC Verma series class plus 2 solutions, and we'll do question number 10 to question number 12 in this video. So let's see question number 10. Suppose all the electrons of 100 gram water are lumped together to form a negatively charged particle and all the nuclei are lumped together to form a positively charged particle. तो वो क्या बोल रहा है कि 100 ग्राम वाटर से जितने भी इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे 100 ग्राम वाटर में, सपोज कर लो कि वो सारे इकट्ठे कर दिए जाएं और क्या बना दिया जाए, टोटल नेगेटिव चार्ज। ठीक है। और फिर वो बोल रहा है कि अगर जो पॉजिटिव मतलब जो न्यूक्लियस है, क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसको इकट्ठा करके, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को अलग से इकट्ठा करके नेगेटिव चार्ज बना दिया जाए, और न्यूक्लियई को जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है उसको इकट्ठा करके क्या बना दिया जाए, पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। ठीक है। If these two particles are placed 10 centimeter away from each other, find the force of attraction between them. तो मतलब हमारे पास ये दो चार्जेस हैं कि एक नेगेटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज है। इस नेगेटिव चार्ज जो ये इकट्ठा करके बनाया नेगेटिव चार्ज और जो इकट्ठा करके बनाया पॉजिटिव चार्ज, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर जब 9th कवर कराया था आप लोगों को, उसमें भी सेम यही क्वेश्चन था। 100 ग्राम्स में H2O का 100 ग्राम्स हमें गिवन था, उसमें टोटल नेगेटिव चार्ज हमें फाइंड करवाया था उन्होंने। तो अब हमने टोटल नेगेटिव चार्ज फाइंड किया, वो आ रहा था 5.34 इंटू 10⁻6 कूलम। ठीक है। अब ये जो 100 ग्राम H2O में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाले पहले हमने, फिर उसको टोटल नेगेटिव चार्ज निकालने के लिए इसको चार्ज से मल्टीप्लाई किया। अब हम टोटल नेगेटिव चार्ज फॉर इलेक्ट्रॉन और फॉर प्रोटॉन इसको यूज करेंगे। नेगेटिव चार्ज के लिए यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा और फॉर प्रोटॉन के लिए वो पॉजिटिव हो जाएगा। अब क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 9 से रिलेटेड है, क्योंकि उसने सीधा बस सपोज करवा दिया कि जो भी अब क्वेश्चन नंबर 9 में हमने लिया उनके सारे इलेक्ट्रॉन्स को इकट्ठा करके अब कर दिया जाए। और अगर ये इंडिपेंडेंटली आपके पेपर में क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सॉल्व करके बताने पड़ेंगे कि कैसे आए, और वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 में बताया कि ये हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे हमने टोटल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ले लिया माइनस वाला, वही सेम फिगर, और टोटल चार्ज ऑफ प्रोटॉन ले लिया पॉजिटिव वाला। अब इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज 10 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को हमने मीटर में चेंज किया 10⁻² से मल्टीप्लाई करके। तो पूछा क्या था हमसे, इलेक्ट्रिकल फोर्स। अब इलेक्ट्रिकल फोर्स हम निकालेंगे कूलम्स लॉ से, दैट इज F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/R²। अब हमारे पास Q1 और Q2 सेम है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जितने, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही प्रोटॉन्स होंगे उसमें, तो वो हमने हमने कैलकुलेट किए हैं, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 9 में किया था वो हमने यहाँ पे यूज कर लिया। और R हमारे पास क्या आ गया, 10 इंटू 10⁻², दैट इज 10⁻1। तो जब हमने कूलम्स लॉ में इसको पुट किया, मैंने क्या किया, पावर्स को सबको अलग कर दिया, तो ये आ गया 9 अलग कर दिया, 5.34 इंटू 5.34 अलग, 10⁻9 प्लस 6 प्लस 6। ठीक है, वो मतलब 6 प्लस 6 12 प्लस 9 21, और ये जो माइनस का 2 है ऊपर जाके +2 हो गया। तो मैंने इन तीनों चीजों को सॉल्व करके ये चीज मल्टीप्लाई कर दी और हमारे पास पावर आ गई 10⁻23 न्यूटन। और अगर इन डेसिमल को शिफ्ट करना है तो ये आ गया 2.5664 इंटू 10⁻25 न्यूटन। ये भी सही है, और ये अगर हमने शिफ्ट करना है डेसिमल तो ये भी सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। कंसिडर अ गोल्ड न्यूक्लियस टू बी ए स्फीयर ऑफ रेडियस 6.9 फर्मी। गोल्ड का न्यूक्लियस, मतलब गोल्ड न्यूक्लियस हमने कंसिडर करना है, न्यूक्लियस स्फेरिकल शेप होती है। अब हमें स्फीयर का रेडियस गिवन है 6.9 फर्मी, और उसमें न्यूक्लियस है तो हमारे पास क्या डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन 2 प्रोटॉन्स, बिकॉज न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन्स प्रेजेंट है तो उनके बीच में क्या होगी, रिपल्शन। और लेकिन वो जो प्रोटॉन्स हैं सिचुएटेड एट लार्जेस्ट सेपरेशन, उन दोनों के बीच में, उन प्रोटॉन्स के बीच में जो पॉसिबल सेपरेशन है, जो मैक्सिमम से मैक्सिमम सेपरेशन हो सकती है इस न्यूक्लियस में, उस पे वो हमने कंसिडर करने हैं 2 प्रोटॉन्स उन सेपरेशन पे। सो व्हाई डू दीज प्रोटॉन्स नॉट फ्लाई अपार्ट अंडर दीज रिपल्शन। अब अगर रिपल्शन हो रही है तो ये प्रोटॉन्स रिपल्स होके, मतलब रिपेल होके दूर दूर क्यों नहीं जा रहे, क्यों टिके हुए हैं न्यूक्लियस में, ये हमारा क्वेश्चन है। तो कंसिडर कर लिया हमने ये गोल्ड का न्यूक्लियस, ठीक है, स्फेरिकल शेप, और इसकी रेडियस हमें गिवन है, और वो जो 2 प्रोटॉन्स हैं, अब वो प्रोटॉन्स हमने उस सेपरेशन पे लेने हैं
जो कि लार्जेस्ट होगी। अब किसी भी सर्कल के लिए लार्जेस्ट सेपरेशन उसका क्या हो सकता है, डायमीटर। तो मतलब Q1 और Q2 डायमेट्रिकली ऑपोजिट प्रेजेंट होंगे। अब वो जैसे मर्जी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं, ठीक है। तो मैंने वो बिल्कुल सेंटर से ले लिए। अब और क्योंकि प्रोटॉन्स है और उसका चार्ज हमको याद रखना पड़ता है, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, जो कि इलेक्ट्रॉन का होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया चार्ज, दोनों चार्जेस प्रोटॉन्स का। अब ये कह रहे हैं, अब हमें पता है कि जो लार्जेस्ट सेपरेशन है दैट विल बी 2r, बिकॉज सर्कल के अंदर जो लार्जेस्ट सेपरेशन होगा दो चीजों के बीच में वो डायमीटर ही होगा। अब हमारे से क्या पूछा है, फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला कूलम्स लॉ क्या कहता है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। 1/4πε0 को हम 9 × 10⁻9 पुट करते हैं। अभी तक जितने भी वीडियोस में हम आज क्वेश्चन नंबर 11th कर रहे हैं, 1 से लेके 11 तक जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं अभी तक कूलम्स लॉ ही यूज कर रहे हैं हम, तो ये तो आपको अभी तक याद भी हो गया होगा बहुत इजीली। और Q1 Q2 दोनों ही सेम है, तो इसका स्क्वायर Q स्क्वायर 1.6 × 10⁻19 दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे आ जाएगा 2r। डिस्टेंस होता है ना नीचे, तो वो डिस्टेंस इन दोनों के बीच में आपके पास 2r है, क्योंकि ये भी r है और ये भी r है, तो ये क्या हो जाएगा r + r 2r। तो 2, अब हमें r गिवन है 6.9 फर्मी, और 1 फर्मी में कितने मीटर्स होते हैं, 10⁻15 मीटर्स। तो अब मेरे को ये r गिवन है, मैं क्या फाइंड कर लूंगी, 2r। तो जब 2r किया तो हमारे पास ये आ गया, और फोर्स की उसमें वैल्यू में पुट कर दिया 2 × r, मतलब 2r की जगह 13.8। अब स्क्वायर है तो 2 बार आ गया। पावर है 10⁻15, जब स्क्वायर करेंगे तो 10⁻30 हो जाएगी। अब अगर वो मल्टीप्लीकेशन पूरा सॉल्व करके हम देखें तो हमारे पास आंसर आएगा 1.2 न्यूटन, ठीक है। अब वो तो कम्प्लीटली सॉल्व है कि मतलब आप पूरा मल्टीप्लाई करो, फिर नीचे 13.8 × 13.8 को मल्टीप्लाई करके फिर उसको डिवाइड करो। लेकिन मैंने एक अप्रोक्सीमेट मेथड भी आपको फाइंड करना सिखाया कि आप अप्रोक्सीमेटली कैसे, मतलब जल्दी से कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो 13.8 था ना पीछे, मैंने 13.8 को लिख दिया 14, क्योंकि 13.8 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 14। हम इसको कंसिडर कर सकते हैं, है ना, राउंड ऑफ करके। मतलब अगर 13.3 या 4 होता तो हम 14 ना करते, तो हम बेटर है कि मतलब उसको 13 कंसिडर कर सकते थे, लेकिन वो ज्यादा ही अप्रोक्सीमेशन हो जाती। तो ये 13.8 नियरली 14 है, तो मैंने उसको कंसिडर कर लिया। और आप आंसर देखो कि आप मतलब ऑलमोस्ट सेम आ रहा है। तो वैसे तो सॉल्विंग यही है, लेकिन पेपर में कैलकुलेटर नहीं होता है हमारे पास, तो हम ऐसे अप्रोक्सीमेट भी कर सकते हैं। तो आप ट्राई कर सकते हैं इस चीज को, एटलीस्ट आइडिया ले सकते हैं कि मेरा आंसर सही है, ये चीज तो आप देख ही सकते हैं। तो 1.6 × 1.6 ऊपर, और पावर मैंने सारी ऐड करी है, 10⁻9 यहाँ से आ गया, 9 × 10⁻9, और जो -19 का स्क्वायर था वो -38, और नीचे से जो -30 था वो ऊपर जाके +30 हो गया। तो पावर्स तो मैंने इकट्ठी कर ली। अब मैंने क्या किया कि जो 1.6 × 1.6 है उसके पॉइंट्स कट किए, 2 जीरोस नीचे आ गई। फिर कटिंग कर दी, 2 7 × 14, 2 8 × 16, 2 7 × 14, 2 8 × 16। तो मेरे पास ये चीज आ गई, और पावर मेरे पास आ गई 1 - 2 - 1, उसको सॉल्व करके। तो अब 9 8 × 72, 72 × 8 5 76, और 7 7 × 49। तो बस एक डिवाइड करनी है, उसमें कितने सारे पॉइंट्स को पहले मल्टीप्लाई करना था, बाद में डिवाइड करना था। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन तो डायरेक्ट हो गई, सिंपल, और ये मैंने एक डिवीजन करी, उसके बाद मेरे पास ये आंसर आया। और अप्रोक्सीमेटली इसको भी अगर हम देखें तो 1.17, तो वेरी क्लोज टू 1.2 न्यूटन। सो वी कैन कंसिडर दिस, मतलब अप्रोक्सीमेशंस भी वहां यूज करें जहां पे हम उसको मतलब नियरली हम उसको उसके इक्वल लिख सकते हैं। तो 13.8 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 14 आ रहा है, मतलब लिख सकते थे हम, तो मैंने उसको कंसिडर करके आंसर निकाला है अप्रोक्सीमेटली, और आंसर काफी हद तक सही आया है, तो हम इसको भी कंसिडर कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में ये पूछा था लास्ट में कि अगर दो प्रोटॉन्स हमारे पास पड़े हैं, रिपल्सिव फोर्स भी उनके अंदर लग रही है, तो वो मतलब रिपेल होके वहां से मतलब टिके क्यों हुए हैं, वहां से जा क्यों नहीं रहे, ठीक है, इकट्ठे क्यों बैठे हैं, न्यूक्लियस के अंदर क्यों टिके हुए हैं। तो इसका जवाब है कि न्यूक्लियस में कूलम्स रिपल्सिव फोर्स के अलावा एक और फोर्स होती है, दैट इज न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स। तो वो क्या करती है, प्रोटॉन्स को अट्रैक्ट करके रखती है और न्यूक्लियस को स्टेबल करके रखती है। न्यूक्लियस नहीं तो अनस्टेबल नहीं हो जाएगा अगर सिर्फ रिपल्सिव फोर्स ही होगी, तो प्रोटॉन्स टिक ही नहीं पाएंगे, ठीक है, दे विल फ्लाई अपार्ट। तो ये हमारे पास रीजन है लास्ट क्वेश्चन का कि दे डू नॉट फ्लाई अपार्ट ड्यू टू न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स। और बाकी इसके लिए जो आप डिटेल्स हैं
वो आप अभी पढ़ोगे +2 में, नेक्स्ट वॉल्यूम में न्यूक्लियर फोर्स आप पढ़ोगे। लेकिन अभी के लिए जो फर्स्ट यूनिट में आप सिर्फ इतना ही जान लो कि न्यूक्लियस में एक कूलम्स रिपल्सिव फोर्स के अलावा भी एक फोर्स होता है, बट वो रिपल्सिव नहीं होता, वो अट्रैक्टिव होता है। वो न्यूक्लियस को, जो भी प्रोटॉन्स उनको अट्रैक्ट करके उसको न्यूक्लियस के अंदर स्टेबल करके रखता है, और वो बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है न्यूक्लियर फोर्स। क्वेश्चन नंबर 12 इज, टू इंसुलेटिंग स्मॉल स्फीयर्स आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर एंड प्लेस्ड 1 सेंटीमीटर अपार्ट। सबसे पहली बात, वो इंसुलेटिंग है, स्मॉल स्फीयर्स इंसुलेटिंग है, कोई चार्ज नहीं है उनमें, इसलिए उनको क्या किया गया, एक दूसरे के साथ रब किया गया, ठीक है, एंड उन दोनों रब करके उनको 1 सेंटीमीटर अपार्ट रख दिया गया। इफ दे अट्रैक्ट ईच अदर विद द फोर्स ऑफ 0.1 न्यूटन, और उसके बाद अब उनमें चार्ज डेवलप हो गया, और अगर वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं इतनी फोर्स से, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन स्फीयर टू द अदर ड्यूरिंग रबिंग। अब इस क्वेश्चन के लिए पहले आपको थोड़ा सा इंडक्शन के बारे में जानना पड़ेगा। उसके लिए मैंने ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले आपको थ्योरी प्रोवाइड की है, ठीक है, और आई होप कि आप कम से कम इस क्वेश्चन की जो बेसिक थ्योरी है वो आपको बहुत कम थ्योरी लिखी है मैंने, लेकिन इससे आई होप समझ आ जाएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा न्यूमेरिकल, क्योंकि मेन हमारा मिशन है इसको सॉल्व करना, मतलब न्यूमेरिकल है ये एक तरीके का। ये चीज सिर्फ आपके लिए, अपने एग्जाम में सिर्फ सीधा आप इसको सॉल्व ही करना है। तो ये इसमें क्या होता है कि जब भी हमारे पास दो बॉडीज होती हैं, उनको हम एक दूसरे के साथ रब करते हैं, तो सम इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन बॉडी में पास ऑन टू द अदर बॉडी। तो मतलब इंसुलेटेड है वो दोनों बॉडीज, और उन दोनों को हम रब कर रहे हैं, तो ये दो बॉडीज है, मान लो रब किया उनको, ठीक है, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज इंडक्शन। अब जब ऐसा होता है, ठीक है, तो किसी बॉडी में से इलेक्ट्रॉन निकले हैं और किसी बॉडी ने इलेक्ट्रॉन रिसीव किए हैं, मतलब गेन किए हैं। अब जिस बॉडी ने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रिसीव किए हैं वो क्या हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज बॉडी, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन जितने न्यूट्रल में था वो, क्योंकि इंसुलेटेड का क्या मतलब है, वो न्यूट्रल है, उसके पास कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। जब हम रब कर रहे हैं तो उसको एक्स्ट्रा चार्ज प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन उसके, मतलब उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो वो क्या बन गया, नेगेटिवली चार्ज। अब और जिस बॉडी ने उसको डोनेट किया है, अब किसी ना किसी ने, एक बॉडी ने अगर इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो दूसरी बॉडी ने इलेक्ट्रॉन लूज किया है, तो वो क्या बन गया, पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज बिकॉज इट हैज मोर प्रोटॉन्स देन इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वो लूज कर चुका है तो उसके पास ज्यादा प्रोटॉन्स हैं। सो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड इंडक्शन। तो मतलब एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज बन गया, तो ऑब्वियसली वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट। तो यही क्वेश्चन में गिवन है कि जब उन दोनों को 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रख दिया जाएगा, तो उन दोनों के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 0.1 न्यूटन। ये हमें गिवन है। अब हमें पता है फोर्स का फॉर्मूला, बहुत आराम से हम कूलम्स लॉ लगा सकते हैं, ये हमारे पास कूलम्स लॉ है। लेकिन अब बात ये है कि चार्ज हमें नहीं पता कि कितना चार्ज हुआ होगा, कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए होंगे। तो चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब चार्ज हम कैसे लिख सकते हैं कि अब हमें यही नहीं पता कि उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए हैं, वही तो चार्ज बनाएंगे, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन लूज हुए या जितने इलेक्ट्रॉन गेन हुए वही तो डिसाइड करेगा कि टोटल चार्ज कितना हुआ। तो ये हमारे पास टॉपिक होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में क्या लिखते हैं कि जो टोटल चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन का इंटेग्रल मल्टीपल होता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि चार्ज इलेक्ट्रॉन से ही बन रहा है, और अब डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसे एक तरह से यूनिटरी मेथड है कि एक इलेक्ट्रॉन में इतने चार्ज हैं, तो जब इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो कितना चार्ज होगा, Ne। तो हम दोनों चार्जेस को भी लिख सकते हैं Ne, क्योंकि हमें नहीं पता है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए हैं, लेकिन हमें बेसिक चार्ज पता है जो 1 यूनिट चार्ज होता है, दैट इज 1.6 × 10⁻⁻19। अब हमें यही फाइंड करना है क्वेश्चन में कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए, क्योंकि उसी से ही टोटल चार्ज बनेगा हमारे पास, ठीक है। तो फोर्स को मैंने लिख दिया 0.1 जो कि गिवन था, और बाकी मैंने इस वैल्यू पुट कर दी। Q1 Q2 की जगह पे जब वैल्यू पुट किया तो स्क्वायर आ गया, और R की जगह भी पुट किया तो स्क्वायर आ गया। अब मैंने फिगर्स अलग कर दी, 9, 1.6, 1.6 स्क्वायर है क्योंकि, और पावर्स अलग की और n स्क्वायर अलग कर दिया, और यहाँ पे 10⁻⁻4 आ गया। मेरे को n स्क्वायर चाहिए तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया, शिफ्टिंग की, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके मेरे पास ये चीज आ गई। अब यहाँ पे था 0.1, तो 0.1 में मैंने डेसिमल जब कट किया तो यहाँ पे 10 आ गया, और 1.6 के जब डेसिमल कट किया तो यहाँ पे 100 आ गया। तो मेरे पास ये 0 0 कट गया, और
ये 10 इंटू 10 पावर -4, मैंने पावर्स भी शिफ्ट कर दी, 9 ऊपर जाके -9 हो गया, -38 ऊपर जाके +38 हो गया, और 9 इंटू 16 सिंपल मल्टीप्लीकेशन करके मेरे पास आ गया 2304। और 10 की पावर जब टोटल मैंने ऐड कर दी, 1 भी ऐड कर दिया, जब टोटल जो पावर्स, क्योंकि ऊपर और कोई डिजिट है ही नहीं, 10 की पावर्स है, तो वो मैंने शिफ्ट जब सॉल्व किया तो क्या कि 10 की पावर 26 और अपॉन 2304। अब अगर मैं चाहूँ तो 1 लेके 1 के साथ 1 को इसके साथ डिवाइड कर सकती हूँ, लेकिन मैंने उसको थोड़ा इजी बना दिया, इससे बड़ी डिजिट ऊपर कंसिडर कर ली। मतलब मैंने क्या किया, 26 जो 10 की पावर 26 है उसमें से 4 जीरोज अलग कर दी, जिसको कि मैं इससे डिवाइड कर सकूंगी, और 10 की पावर 22 को अलग कर दिया, क्योंकि अल्टीमेटली है तो 22 + 4 26 ही, बट 4 को सेपरेट कर दिया, पावर को स्प्लिट कर दिया। मतलब बेसिकली क्यों, क्योंकि मैं इसको और इसको डिवाइड कर सकती हूँ इजीली। मतलब ये मेरे पास 4 डिजिट्स थी, तो मेरे को 4 डिजिट से अबव जब जिसको डिवाइड करना होता है वो बड़ा होना चाहिए, तो मैंने उसको 5 डिजिट कंसिडर कर ली। और जब ये 5 डिजिट अलग की तो 4 जीरोज के अलावा बाकी जो जीरोज बचे वो मैंने इस पावर में ही रहने दिए, 22। अब जब 10,000 को मैं 2304 से डिवाइड कर रही हूँ, मेरे पास ये चीज आ रही है, और 10 की पावर 22। आप लोग ये भी कर सकते हो कि इसको 1, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है ऊपर, 1 कंसिडर करके 0.000 समथिंग लेके करोगे तब भी यही चीज आएगी। तो अभी मेरे पास n स्क्वायर आया है ना, अब n चाहिए तो मतलब स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट भी 4.34 का ना लेते हुए, ले भी सकते हो, मतलब लोगो तो प्रॉपर आएगा, ना लेते हुए 4 अप्रोक्सीमेट अगर इसको कंसिडर करूँ तो 4 का स्क्वायर रूट 2 और 10/22 का स्क्वायर रूट 11, क्योंकि इसमें क्या करेंगे हम 2 से डिवाइड कर देंगे पावर को, तो जब 22 2 से डिवाइड होगा क्या आ जाएगा 11। तो मतलब अप्रोक्सीमेटली हमारे पास आंसर आ गया 2 इंटू 10^11, मतलब 4.34 को 4 कंसिडर करके। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए कि कितने, जब रब किया था तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए। तो जितनी बॉडी में, एक बॉडी में अगर ये इलेक्ट्रॉन गए हैं तो वो नेगेटिव चार्ज, उतने ही इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी ने लूज किए हैं, इतने ही 2 इंटू 10^11, तो उस पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। सो थैंक यू।